हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, मुग़ल काल में आज हम लोग पढ़ेंगे मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। मनसब, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था, ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। मनसब का क्या अर्थ होता है? पद या श्रेणी। लेकिन ये एक सैन्य पद ही नहीं था, ये मुग़ल नौकरशाही का आधार था, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था है, ये सब मध्य एशियाई कॉन्सेप्ट है, यानी मध्य एशिया से आया था भारत में। और कहा जाता है ये चंगेज़ खां की दशमलव पद्धति पर आधारित था। किस पर आधारित था? दशमलव पद्धति पर। आगे मैं बताऊंगा कैसे दशमलव पद्धति पर आधारित है, ठीक है, समझ जाएंगे आप आगे। खलीफा अबू सईद ने सर्वप्रथम सुझाव दिया था चंगेज़ खां को इसके लिए, ठीक है। और भारत में अगर बात करें तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 में अकबर के समय होती है। कुल मिलाकर ये मनसब जो होता था एक पद होता था, लेकिन ये आनुवांशिक नहीं था। मृत्यु के बाद मनसबदारी ख़त्म हो जाती थी। अगर कोई व्यक्ति मनसबदार है, उसकी मृत्यु हो गई तो फिर उसकी मनसबदारी ख़त्म हो जाएगी और योग्यता के आधार पर निर्धारण होता था। अब कोई मनसबदार अगर बनना चाहता है तो उसको एक याचिका डालनी पड़ती थी, एक प्रार्थना पत्र डालना पड़ता था, उसको कहते थे तजवीह, यानी पिटीशन डालनी पड़ती थी। जैसे आप फॉर्म भरते हैं भाई किसी नौकरी के लिए, ऐसे ही तजवीज़ करना पड़ता था मनसबदारी के लिए। अब मनसबदार दो प्रकार के होते थे। एक मनसबदार ऐसे होते थे जो राजधानी में, यानी कि बादशाह के पास तैनात होते थे दरबार में, उनको हाजिर रकाब कहते थे। और एक मनसबदार ऐसे होते थे जो प्रांतों में नियुक्त होते थे, जिनको तैनातियन कहा जाता था। अब इनको मनसबदारों को वेतन कैसे दिया जाता था? जैसे आज एसडीएम और डीएम नहीं होते हैं, ऐसे पहले मनसबदार होते थे, यानी एक अधिकारी होते थे। तो वेतन कैसे दिया जाता था? एक तो जागीर के रूप में दिया जाता था और एक दूसरा नगद के रूप में। यानी कुछ मनसबदार ऐसे होते थे जिनको नगद कैश दे दिया जाता था, रुपया दे दिया जाता था, सोने या चांदी के सिक्के उनको दे दिए जाते थे, तो उसको नगद बोलते हैं। लेकिन कुछ मनसबदार ऐसे होते थे जिनको जागीर दी जाती थी, यानी रेवेन्यू राइट्स दिया जाता था, भूमि उनको दे दी जाती थी और वो वहाँ पे टैक्स वगैरह कलेक्शन करते थे और उसी से अपना खर्च चलाते थे। अब ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये दो भागों में बाद में बट जाती है। 1595 ईस्वी में दो भागों में बट जाती है मनसबदारी व्यवस्था, एक जात और एक सवार। यानी एक ही व्यक्ति दो पद धारण करने लगता। पहले मनसबदार सीधा सीधा था, लेकिन अब वो व्यक्ति जात भी होता था और सवार भी होता था। यानी दो पद हो गए, लेकिन दोनों पद एक ही व्यक्ति धारण करता था। अब इसमें जात जो था ये व्यक्तिगत पद था और वेतन का सूचक। अगर कोई व्यक्ति जात है, जात पद किसी व्यक्ति को मिला है, तो इसका मतलब वो उसके व्यक्तिगत पद को दिखाता है कि भाई उसकी रैंक क्या है। वेतन सूचक है, जात क्या है? वेतन सूचक। ये दिखाता था कि उसका वेतन कितना है, लेबल कितना है, 10,000 का है, 500 का है, 5,000 का वेतन है या 50,000 का वेतन है। तो जात क्या? उसकी रैंक को दिखाता था। लेबल दरबार में उसकी वरीयता दिखाता था कि दरबार में उसका सम्मान कितना होगा, किस लाइन में खड़ा होगा, आगे खड़ा होगा, पीछे खड़ा होगा, कहाँ। और सवार जो होता था ये सैनिक दायित्व को दिखाता था कि भाई व्यक्ति के पास कितने घुड़सवार होंगे, घोड़ों और घुड़सवारों की वास्तविक संख्या, ठीक है। सवार का मतलब, तो मान लो कोई एक व्यक्ति है, वही जात है और वही सवार है। मनसबदार का पद बिना सवार के हो सकता था, लेकिन बिना जात के नहीं। अब कोई मनसबदार है, हो सकता है उसको उसके पास एक भी घोड़ा ना हो, सिर्फ उसको जात का पद मिला है। लेकिन ऐसा कोई नहीं हो सकता कि केवल घोड़ा ही उसको मिल जाए और जात ना मिले, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि मनसबदार जो था वो बिना सवार के हो सकता था, यानी सवार को हटा दो तब भी मनसबदार कहलाएगा, लेकिन जात को हटा के मनसबदार कोई नहीं बन सकता था, यानी जात सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। अब मनसबदार भी कई प्रकार के थे। जैसे प्रथम श्रेणी के मनसबदार, इसमें क्या होता था, जात और सवार बराबर होता था। जैसे 5,000 की रैंक उसको मिली है, मान लीजिए 5,000 उसका वेतन है, तो 5,000 घोड़े भी उसके पास होंगे, तो जात सवार बराबर होता था प्रथम श्रेणी में। और ये प्रथम श्रेणी 10 से लेकर 500 तक जात तक होती थी। 10 से लेकर 500 जात ये प्रथम श्रेणी के मनसबदार होते थे। और इसमें जात और सवार
बराबर होता था। फिर दूसरा वर्ग आता था 500 से 2500, ऐसे मनसबदारों को अमीर कहा जाता था। और इसमें जो सवार होता था वो जात से ज़्यादा हो सकता था, मतलब जो सवार है वो जात से आधा या उससे कम हो सकता था, ज़्यादा नहीं हो सकता था। ठीक है। द्वितीय में क्या होता था कि जो सवार है वो या तो आधा हो जाए जात से या कम रहे। जैसे यहाँ देखिए, जात कितना है 3000 और सवार कितना है 5000, तो आधा से तो ज़्यादा है, आधा से तो ज़्यादा है लेकिन बराबर नहीं है। ठीक है। 5000 का अगर आधा करेंगे तो 2.5 आएगा, जबकि जात कितना है यहाँ 3 है, तो आधे से तो ज़्यादा है, जबकि यहाँ बराबर था। अब एक तीसरा श्रेणी होता है जात और सवार का। ये 2500 के ऊपर के जो मनसबदार होते हैं उनको अमीर उल उमरा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो सवार की संख्या है वो जात से दुगनी से ज़्यादा हो सकती है, दुगनी से ज़्यादा हो सकती है। ये देखिए, जात 2000 की है और सवार कितना है 5000, यानी 2 दूनी 4, 4 से भी ज़्यादा है। अब इसी में एक दाग और हुलिया की प्रथा देख लेते हैं। तो ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अकबर ने 1574 में अपनाया था। और इसमें घोड़ों पर दाग लगाया जाता था, यानी ठप्पा लगाया जाता था। ये देखिए, मनसबदार का ठप्पा होता था और ये केंद्रीय ठप्पा होता था, ताकि सैनिक घोड़ा बदल ना पाएँ। अब राज्य की तरफ से सैनिकों को अच्छे घोड़े मिलते थे, दमदार बढ़िया नस्ल के घोड़े। सैनिक क्या करते थे, घोड़ों को बदल लेते थे, यानी अच्छे घोड़े बेच के सस्ते वाले घोड़े खरीद लेते थे जो युद्ध के मैदान में काम नहीं आते थे। तो अकबर ने ये प्रथा चलाई थी दाग और हुलिया की। तो दाग आप समझ गए, घोड़ों को दागने की प्रथा यानी ठप्पा लगाने की प्रथा। और हुलिया, इसमें सैनिकों का नाम, पिता का नाम, ऊंचाई, रंग, पहचान, अगर उनका कहीं हाथ पैर पे कोई निशान है तो वो सब इसमें लिखा जाता था, यानी हुलिया, सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था। जैसे आज अब जब कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपकी हाइट वगैरह सब कुछ मांगा जाता है। उद्देश्य क्या था, निरीक्षण में फर्जीवाड़ा रोकना। एक ही घोड़ा या सैनिक दोबारा नहीं दिखाया जा सकता था। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में क्या क्या सुधार किया, इसने दुअस्पा और सीअस्पा लागू किया। सीअस्पा का मतलब एक सैनिक 3 घोड़े रख सकता है, दुअस्पा का मतलब एक सैनिक 2 घोड़े रख सकता है, और सामान्य यानी 1 घोड़ा रखेगा। तो ये दुअस्पा सीअस्पा था। प्रथम प्राप्तकर्ता महावत खान था। मराठों का अमीर वर्ग में प्रवेश जहांगीर के समय शुरू होता है। अब शाहजहां के समय में माहवारी व्यवस्था अपनाई जाती है। हासिल जमा मैंने आपको बता ही दिया कि हासिल वास्तविक आय होती थी और जमा क्या होता था, अनुमानित आय होता था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब सवार रखने का नियम क्या था, जागीर के प्रांत में 1/3 घुड़सवार होते थे, अन्य प्रांत में 1/4 घुड़सवार होते थे, और बदख्शां या बल्ख में 1/5वां भाग घुड़सवार रखा जाता था। यानी कि 33% घोड़े कहाँ होते थे, जागीर के प्रांत में, यानी जागीरदार के राज्य में जहाँ जागीरदार शासन करता था, और 25% अन्य प्रांतों में, और बदख्शां और बल्ख में 20% घुड़सवार होते थे। अगर 25% राजस्व की वसूली होती थी तो उसको सिमाही बोलते थे, यानी 1/4 अगर वसूली होती थी तो उसको सिमाही, और 50% वसूली को सिसमाहा बोलते थे। जिस जागीर से राजस्व वसूली कुल जमा की 50% होती थी तो उसको सिसमाहा बोलते थे, उस जागीर को। ठीक है। मसरूत क्या था, ये एक सशस्त्र पद था, मनसबदारी व्यवस्था में ही इसको अपनाया गया था। फौजदार या किलेदार बनने पर सवार रैंक में अस्थायी वृद्धि। ठीक है। खुराक पिलान हाथियों की खुराक होती थी। जागीरदारी संकट, बेजागिरी, मनसबदार वर्सेस जागीरदार। तो ये मैंने आपको
बता ही दिया है पहले। औरंगजेब के समय विस्तार के कारण पैबाकी भूमि नहीं बची। पैबाकी का मतलब शून्य या खाली भूमि। परिणाम क्या हुआ, जागीर मिलने में वर्षों की देरी लग जाती थी। औरंगजेब के समय क्या हुआ कि जो जागीरदार थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा जागीरदार हो गए थे, तो जागीर बची ही नहीं थे कि अन्य अधिकारी अब कैसे नियुक्त किया जाए। तो अगर दूसरे अधिकारी को जागीरदार बनना है तो उसमें समय लगता था कि भाई जब दूसरा जागीरदार ट्रांसफ़र होगा तभी तीसरे वाले को मिलेगा, या जब पहला ट्रांसफ़र होगा तब दूसरे वाले को मिलेगा, यानी सीट नहीं बची थी। इतिहासकार मोरलैंड ने इसको जागीरदारी संकट कहा है। अब शाहजहाँ के समय में कहा जाता 24% जागीरदार हिंदू थे, अकबर के समय में 16% और सबसे ज़्यादा औरंगजेब के समय में जागीरदार थे। मुख्यतः इसमें मराठे होते थे। 33% हिंदू जागीरदार थे या मनसबदार थे। उच्च मनसब 7000 का जयसिंह, जसवंत सिंह और मराठा साहू को मिला था। अहले दौलत क्या था, ये राज परिवार के सदस्य या अन्य सैनिक अधिकारी होते थे। अहले सआदत ये सद्र, काजी, उलेमा या प्रबुद्ध वर्ग। और अहले मुराद कौन होते थे, ये संगीतक, वादक, नर्तक या भाट होते थे। जहांगीर के समय में, औरंगजेब के समय में शराबबंदी हो गई थी। तंबाकू और अफीम निषेध, विवाह सुधार, बाल विवाह, बहु विवाह, इन सब का विरोध हुआ था। 1575 से 1700 ईस्वी तक साम्राज्य की रीढ़ मानी जाती है। योग्यता और नियंत्रण पर आधारित शासन था। जागीरदारी संकट और अत्यधिक विस्तार ने अंततः इसे ध्वस्त कर दिया। तो ये था मनसबदारी व्यवस्था। आगे हम लोग और बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।